बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट फिज़िक्स। आज हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो देख लें ताकि ये आपको सही से समझ आ जाए। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेस लैटिस के बारे में, ट्रांसलेशनल ऑपरेशंस क्या होते हैं, उनकी टाइप्स, यूनिट सेल वगैरह। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले है स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस क्या होता है? इसकी डेफिनेशन है अ सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस विद ईच पॉइंट हैविंग सेम आइडेंटिकल सराउंडिंग इज नोन एज स्पेस लैटिस। यानी हम फर्ज करते हैं कि हमने अपने माइंड में एक जाल सोचा है पॉइंट्स का, तो वो जो हमने एक जाल इमेजिन किया है अपने दिमाग में, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस। यानी अपने माइंड के अंदर ही एक पॉइंट्स का जाल सोचा है, तो वो जो हमारी इमेजिनेशन है उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेस लैटिस। यानी उसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस अभी नहीं है। ठीक। उसके बाद है ये जो होता है जाल, ये बेसिकली जाल बोल रहा हूँ, स्पेस लैटिस जो होता है ये बेसिकली 3 डायमेंशनल होता है और इनफाइनाइट होता है। यानी इसके पॉइंट्स की कोई हद नहीं होती, ये इनफाइनाइट लिमिट तक जाते हैं। और उसके बाद इसके हर पॉइंट से जो सराउंडिंग है वो हमेशा सेम होती है, आइडेंटिकल सराउंडिंग होती है। हर पॉइंट की सराउंडिंग आइडेंटिकल होती है। वेयर आइडेंटिकल सराउंडिंग मीन लैटिस हैज सेम अपीयरेंस व्हेन इट इज viewed from r dash as r। यानी अगर हम r डैश से देखें तो जो हमें जिस तरह का लैटिस नज़र आएगा r से भी उसी तरह का नज़र आना चाहिए, या इसके उलट भी हो सकता है। यानी r से हम जिस तरह का देख रहे हैं उसी अपीयरेंस के साथ हमें r डैश से भी नज़र आना चाहिए। तो उस लैटिस को क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस। वेयर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड point lattice which repeat itself by mean of translational vectors. A pattern unit repeat itself when we do translational operation। अब यहाँ पे translational operation को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है। ट्रांसलेशन ऑपरेशन का फार्मूला होता है T इज इक्वल टू N1A प्लस N2B प्लस N3C, वेयर A, B and C are fundamental translational operations, vectors, and N1, N2 and N3 are called arbitrary integrals। A, B and C जो हैं वो क्रिस्टल एक्सिस भी कहलाते हैं और बेसिस वेक्टर भी कहलाते हैं। अब जो ट्रांसलेशनल वेक्टर है, ट्रांसलेशनल ऑपरेशन है, इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो फार्मूला होता है वो ये नीचे दिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक एग्जांपल लूँगा। परमिटिव ट्रांसलेशन ऑपरेशन की और नॉन परमिटिव ट्रांसलेशन ऑपरेशन की। तो ये हमारे पास है केस 1। ये मैंने एक स्पेस लैटिस बनाया इस तरह, थोड़ा सा यहाँ से समझिएगा, चीज़ें डिफ़िकल्ट होने वाली हैं बट इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगी। ये पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको मैंने A1 नाम दिया, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको मैंने B1 नाम दिया, और मुझे जाना है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास है R, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है R डैश। यानी मुझे R से R डैश पे जाना है। इसको मैं मिला देता हूँ ताकि आपको एक पूरा लैटिस नज़र आ जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि R से R तक, R डैश तक जाने के लिए मैं क्या करूँगा, R में एक ट्रांसलेशन ऑपरेशन लगाऊंगा ताकि मैं पहुंच सकूं कहां तक? R डैश तक। तो ये जो है ये हमारे पास R डैश का फार्मूला है। अब मैं क्या करूंगा, हमारे पास R T की वैल्यू नहीं है,
यानी ट्रांसलेशन ऑपरेशन की वैल्यू नहीं है, तो पहले मैं ट्रांसलेशन ऑपरेशन फाइंड करूँगा और फिर उसको इस फार्मूले में पुट कर दूँगा ताकि हमारे पास आर डैश की वैल्यू आ जाए। तो टी किस तरह फाइंड करते हैं, टी किस तरह फाइंड करेंगे हम, तो वो इस तरह होगा कि हमारा लैटिस है ये वाला, इस तरह का लैटिस है हमारे पास। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ तक चलूँ तो A1 यहाँ तक तो मैं हूँ ही, यानी R तक तो मैं हूँ और मुझे जाना है R डैश तक। तो अगर आप इस तरह देखें तो मुझे A1 को मज़ीद आगे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। A1 हमारे पास ऑलरेडी यहाँ तक है, ये देखें, ये और ये सेम है, ये और ये डिस्टेंस सेम है, तो A1 तो हमारे पास है ही, यानी हमने 0 A1 ऐड करना है, A1 से आगे नहीं जाना। और अब आ गया B1, B1 को कितना आगे लेके जाना है, ये और ये, B1 को मैंने 1 पॉइंट आगे लेके जाना है, यहाँ से 1 पॉइंट, तो वो इस तरह आ जाएगा 1B1। अब जो जर्नल ट्रांसलेशन ऑपरेशन का फार्मूला था वो हमारे पास आपको याद होगा, वो था N1A प्लस N2B प्लस N3C। अब हमने यहाँ पे सिर्फ B1 तक क्यों गए, यहाँ तक क्यों गए, क्योंकि हमारे पास थर्ड डायमेंशन थी नहीं, ये हमारे पास 2D में है, तो इस वजह से हम यहाँ तक ही करेंगे। अब ये जो हमारे पास ट्रांसलेशन ऑपरेशन आ गया, इसको मैं 1 नाम दे दूंगा, तो ये हमारे पास केस 1 हो गया। अब आप नेक्स्ट केस देखें, इसमें मैं क्या करूँगा, सिमिलरली मैंने पॉइंट्स लैटिस लिए उसी तरह जिस तरह पहले केस में मैंने लिए थे, ये यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है उसको मैं नाम दे दूँगा A2, उसमें मैंने A1 नाम दिया था, अब मैं A2 नाम दे रहा हूँ, और इसको मैं नाम दे दूँगा B2। अब इसकी बार हमारा वाला लैटिस इस तरह है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन पॉइंट्स को मिला दूँगा लैटिस बनाने के लिए, और इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R, और मुझे जाना है R डैश पे, यानी यहाँ पे जाना है। तो मैं क्या करूँगा कि अब थोड़ा सा देखिएगा कि हमारे पास अब देखिएगा मुझे जाना है R डैश पे, तो मैं क्या करूँगा कि R तक तो हूँ ही, मैं R तक तो हूँ, तो मैं R डैश तक जाने के लिए इसमें एक ट्रांसलेशनल ऑपरेशन लगा दूँगा और मैं पहुँच जाऊँगा R डैश पे। तो जिस तरह पिछले केस में हमने लिया था इसी तरह इसमें भी ले रहे हैं, ये फार्मूला आ गया हमारे पास। अब इसमें मुझे R डैश की जो वैल्यू फाइंड करनी है उसको फाइंड करने के लिए ये ट्रांसलेशनल ऑपरेशन जो है, ये मुझे इसकी वैल्यू जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्रीवियस केस में हमने लिखी थी कि A2 तक तो यहाँ तक तो मैं हूँ, और मुझे अब लैटिस हमारा ये वाला है, ये है A2, मुझे इस डायरेक्शन में आगे यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना आगे जाना है, A2 को मुझे कितना आगे लेके जाना पड़ेगा, हाफ 1/2 आगे लेके जाना पड़ेगा ना, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 2A2 आ जाएगा। सिमिलरली प्लस, अब ये वाला तो हो गया, अब मुझे ये इस डायरेक्शन में देखना है। अब अगर आप देखें तो मुझे इस डायरेक्शन में कितना आगे जाना पड़ेगा, अपर साइड पे, ये देखिए इसके पैरेलल जो पॉइंट है वो यहाँ पे हाफ बनता है 1/2, यानी 1/2 B2। अब ये मेरे पास ट्रांसलेशनल ऑपरेशन जो हमने लगाना है उसकी वैल्यू आ गई है। इस ट्रांसलेशन ऑपरेशन की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा, तो हमारे पास R डैश की वैल्यू आ जाएगी जो कि आती है R प्लस 1/2 A2 प्लस 1/2 B2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। इसको मैं
2 नाम दे दूंगा, सॉरी इसको नहीं, इसको मैं 2 नाम दे दूंगा ट्रांसलेशन ऑपरेशन को, और जो इसको मैंने R2 का नाम दे दिया है, और जो हमारे पास पहले केस में आया था t की वैल्यू, इसको मैं 1 नाम दे दूंगा। अब यहाँ पे ये जो ट्रांसलेशन ऑपरेशन है, मैंने आपको पहले बताया था कि जर्नल ट्रांसलेशन ऑपरेशन जो होता है वो होता है t इज़ इक्वल टू n1 a प्लस n2 b प्लस n3 c, ये होता है जर्नल की वैल्यू होती है। तो ये जो हमारे पास 1 में ट्रांसलेशन ऑपरेशन आया है ये क्या चीज़ है, और ये जो सेकंड में हमारे पास आया है ये क्या चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब भी ये डेफिनेशन इसकी जहाँ पे है, ये डेफिनेशन है, वेन एवर देयर आर इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स ऑफ बेसिस वेक्टर, क्रिस्टल एक्सेस, ट्रांसलेशन वेक्टर, यानी ये एक ही नाम है, कोएफिशिएंट ऑफ बेसिस वेक्टर और क्रिस्टल एक्सेस और ट्रांसलेशन वेक्टर्स, देन ट्रांसलेशनल ऑपरेशन इज कॉल्ड परमिटिव ट्रांसलेशन ऑपरेशन। यानी जब भी जो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, किसी इसको ऐसे मैं बयान करता हूँ कि जब भी किसी ट्रांसलेशन ऑपरेशन में इंटीग्रल कोएफिशिएंट जो होंगे किसके, बेसिस वेक्टर के, ये मेरे पास डेफिनेशन है इन दोनों को। ये जो पहला आया है हमारे पास ट्रांसलेशन ऑपरेशन, इसको डिस्क्राइब करने के लिए ये कि ये क्या चीज़ है, ये दरअसल हमारे पास है परमिटिव ट्रांसलेशन ऑपरेशन। वो किस तरह के, परमिटिव ट्रांसलेशन ऑपरेशन की जो डेफिनेशन है वो है वेन एवर देयर आर इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स ऑफ बेसिस वेक्टर और क्रिस्टल एक्सेस और ट्रांसलेशन वेक्टर्स, देन ट्रांसलेशन ऑपरेशन इज कॉल्ड परमिटिव ट्रांसलेशन ऑपरेशन। यानी हर वो ट्रांसलेशन ऑपरेशन जिसमें इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स ऑफ बेसिस वेक्टर होंगे उसको हम क्या कहते हैं, परमिटिव ट्रांसलेशन ऑपरेशन। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 0 क्या है, इंटीजर है, 1 क्या है, इंटीजर है, तो ये इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स हैं। तो हर वो ट्रांसलेशन ऑपरेशन जिसमें इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स हों बेसिस वेक्टर के, तो उस ट्रांसलेशन ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, परमिटिव ट्रांसलेशन ऑपरेशन। सिमिलरली अगर आप दूसरा ट्रांसलेशन ऑपरेशन देखें, ये जो मैंने डिराइव किया है, इसमें अगर देखें तो ये असल में है नॉन परमिटिव ट्रांसलेशन ऑपरेशन। वो किस तरह कि वेन एवर देयर आर नॉन इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स ऑफ बेसिस वेक्टर देन द ट्रांसलेशन ऑपरेशन इज कॉल्ड नॉन परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स या ऑपरेशन। अब इसकी डेफिनेशन किस तरह बयान की गई है, वो ये है कि जब भी किसी ट्रांसलेशन ऑपरेशन में नॉन इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स ऑफ बेसिस वेक्टर होंगे तो उस ट्रांसलेशन ऑपरेशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन परमिटिव ट्रांसलेशन ऑपरेशन। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो ये फ्रिक्शन में है, 1/2 फ्रिक्शन में है और 1/2 यहाँ भी फ्रिक्शन में है, तो ये नॉन इंटीग्रल्स हैं, जिसकी वजह से ये जो सेकंड में हमारे पास ट्रांसलेशन ऑपरेशन आया है इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन परमिटिव ट्रांसलेशन ऑपरेशन। यानी जिसमें इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स ऑफ बेसिस वेक्टर आ जाएं उसको परमिटिव ट्रांसलेशन ऑपरेशन, और जिस ऑपरेशन में नॉन इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स ऑफ बेसिस वेक्टर आ जाएं उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स या ऑपरेशंस। अब नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट सेल। यूनिट सेल की डेफिनेशन अगर हम देखें, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल की आगे फिर 2 टाइप्स हैं, परमिटिव यूनिट सेल और नॉन परमिटिव यूनिट सेल। परमिटिव यूनिट सेल कौन सा होता है, व्हेन इन अ यूनिट सेल देयर आर पॉइंट्स ओनली एट कॉर्नर and not in the center or anywhere, as well as effective number of points in one is 1, then it is called permittive unit cell। यानी जब किसी यूनिट सेल में there are points only at corner, जब किसी यूनिट सेल में जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो सिर्फ कॉर्नर पे होंगे और सेंटर में या कहीं भी उस लैटिस के अंदर उस यूनिट सेल के अंदर कहीं भी दूसरी जगह नहीं होंगे, तो और जो इफेक्टिव नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे वो भी 1 होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, परमिटिव यूनिट सेल। ये अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ
कि लेट से हमारे पास ये लैटिस है, इस तरह इसके मैं गिर्द सर्कल बना देता हूँ। अब लेट से कि हमारे पास ये एक यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के अंदर अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट है ये इस तरफ आगे, क्योंकि आपको पता है कि स्पेस लैटिस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ पे आगे कहीं पॉइंट होगा जिसके साथ ये वाला शेयर हो रहा होगा, यहाँ पे भी शेयर हो रहा होगा, इस डायरेक्शन में भी शेयर हो रहा होगा, और थर्ड डायरेक्शन में तो इस डायरेक्शन में तो ऑलरेडी हो रहा है। सिमिलरली ये जो पॉइंट है ये इस डायरेक्शन में भी शेयर हो रहा है, इस डायरेक्शन में भी शेयर हो रहा है, यानी ये जो है ये रिमूव हो जाएगा, ये इसके साथ शेयर हो रहा है, ये जो हिस्सा है ये भी शेयर हो रहा है, और ये हिस्सा है ये भी शेयर हो रहा है, ये इस तरह शेयर हो रहा है। तो हमारे पास इस पूरे सर्कल में से 3 हिस्से जो हैं ये बाकी लैटिस पॉइंट्स के साथ शेयर हो रहे हैं, और ये जो अंदर इसके पॉइंट है थोड़ा सा हिस्सा है ये हमारे पास बच जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये सारा शेयर हो जाएगा, तीनों हिस्से शेयर हो जाएंगे, और पीछे हमारे पास ये एक हिस्सा बच जाएगा, इसमें भी ये भी शेयर हो गया, ये भी शेयर हो गया, यानी ये 3 हिस्से जो हैं ये ख़त्म हो गए, ये सिर्फ अंदर वाला हमारा बच जाता है। इसमें भी बिल्कुल बाकी तीनों की तरह ये भी शेयर हो गया, ये भी शेयर हो गया, तो पीछे ये बच जाता है, यानी ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ और ये हाफ, ये पूरे सर्कल के कितने हिस्से बनते हैं 1/4। सॉरी, इसको अगर आप देखें तो 3 हिस्से हमारे जो हैं वो ख़त्म हो गए और एक हिस्सा बच गया, तो इसको हम लिखते हैं 1/4, यानी 4 पार्ट्स थे एक सर्कल के, एक लैटिस के, जिनमें से एक हिस्सा हमारे पास बच जाता है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इसका भी 1/4 पार्ट बच गया, इसका भी 1/4 पार्ट बच गया, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4, यानी हमारे पास 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो ये किस तरह हो जाएगा कि 4 मल्टीप्लाई बाई 1/4, इस तरह ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो जो रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 1, यानी हमारे पास इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स जो आ जाते हैं वो क्या आ जाते हैं 1। अब जिस यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ पॉइंट्स 1 हो उसको हम क्या बोलते हैं परमिटिव यूनिट सेल। तो आई होप इसकी डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी, यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। सिमिलरली आगे आप अगर देखें नॉन परमिटिव यूनिट सेल, वो नॉन परमिटिव यूनिट सेल कौन सा होता है, व्हेन इन अ यूनिट सेल देयर आर पॉइंट्स एनीवेयर विद इन दैट यूनिट सेल एंड इफेक्टिव नंबर ऑफ पॉइंट्स आल्सो रिमेन ग्रेटर देन 1, देन इट इज़ कॉल्ड नॉन परमिटिव यूनिट सेल। यानी वो यूनिट सेल जिसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स या पॉइंट्स बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस लैटिस है तो अभी हम एटम नहीं बोल सकते। एटम कब बोलेंगे, जब हम उसमें बेसिस लगाएंगे। तो वो यूनिट सेल जिसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास सिर्फ वन से ज़्यादा हो, सॉरी, तो उसको हम क्या बोलेंगे नॉन परमिटिव यूनिट सेल। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, तो और यहाँ पे भी पॉइंट है, यानी इफेक्टिव नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं वो ग्रेटर देन 1 है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे नॉन परमिटिव यूनिट सेल। अब यहाँ देखें अगर इफेक्टिव नंबर तो वो किस तरह आ जाएंगे, इफेक्टिव नंबर इज इक्वल टू, अब ये जो पॉइंट्स हैं इनको तो सिमिलरली जो हमने परमिटिव यूनिट सेल पढ़ा है उसमें भी ये पार्ट 1/4 रह गया, या ये भी 1/4 रह गया, ये भी 1/4 रह गया, ये भी 1/4 रहेगा, यानी इन चारों के लिए हमारे पास 1/4 4 बार होगा। तो उसका हमारे पास आंसर आया था 4 मल्टीप्लाई बाई 1/4, तो क्या आया था 1, तो इसका तो आंसर हमारे पास 1 आया, प्लस ये तो इन चारों का हो गया, तो रिमेनिंग हमारे पास इसका भी तो रहता है, तो इसका भी अकेले का एक 1 होगा, तो ये 1 और ये 1 दोनों ऐड अप होके 2 आ जाएंगे। और वो वो यूनिट सेल जिसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ पॉइंट्स 2 हों या 1 से ग्रेटर हों तो उसको हम क्या बोलते हैं नॉन परमिटिव यूनिट सेल। आई होप
आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास विग्नर सीड सेल क्या होता है। अब विग्नर सीड सेल हमारे पास इस तरह होता है कि लेट से मैंने ये स्पेस लैटिस बनाया, इस तरह, और मैंने ये एक एज्यूम कर लिया लैटिस पॉइंट। अब पहले मैं इसको बना देता हूँ, फिर आपको ऑटोमेटिकली इसका समझ आ जाएगा कि विग्नर सीड सेल होता क्या है। तो ये मैंने एक पॉइंट लिया, लैटिस पॉइंट लिया। तो मैं क्या करूँगा कि इस पॉइंट को पहले इससे मिला दूँगा, इसको इससे मिला दूँगा, फिर इसको इससे मिला दूँगा, फिर इसको इससे मिला दूँगा। सिमिलरली यहाँ पे भी इससे मिला दिया। यानी इसके अराउंड जितने भी लैटिस पॉइंट्स हैं उन सब को मैंने मिला दिया। और सेकंड काम क्या करना है कि इन सब के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है। वो किस तरह ड्रा करना है कि यहाँ पे मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, इसका परपेंडिकुलर ये इस तरह आ गया, इसका परपेंडिकुलर हमारे पास ये आ गया, इसका परपेंडिकुलर हमारे पास ये आ गया, इसका परपेंडिकुलर ये आ गया, इसका परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली ये आ गया, इसका परपेंडिकुलर ये, और इसका परपेंडिकुलर ये। तो अब ये दो काम हमने कर लिए। तो इसके नतीजे में जो हमारे पास इस परपेंडिकुलर के अंदर ये जो रीजन बच गया, ये जो सारा रीजन बच जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, विग्नर सीड सेल। अब आप देख सकते हैं कि एक सेल की तरह है, तो इस वजह से इसको विग्नर सीड सेल बोलते हैं। यानी दो काम करते हैं कि एक तो जितने भी हमने जो पॉइंट एज्यूम किया है उसके इर्द गिर्द जितने भी लैटिस पॉइंट्स हैं उन सबको इस ओरिजिनल पॉइंट से मिला देते हैं, और दूसरा काम क्या करते हैं कि उन पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। हर लैटिस पॉइंट्स के जो लाइन होती है मिलने की, उन पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, और उस परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद सारों का परपेंडिकुलर ड्रा किया तो अंदर जो हमारे पास रीजन बच जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, विग्नर सीड सेल। तो नेक्स्ट हम समझते हैं कि बेसिस क्या होता है। तो बेसिस इस तरह होता है कि मैंने आपको बताया कि हमने अपने माइंड में एक स्पेस लैटिस सोचा या एक जाल सोचा पॉइंट्स का। तो वो जाल क्या होता है, स्पेस लैटिस होता है, आपको बताया हुआ है। जब हम इस स्पेस लैटिस को एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करते हैं, यानी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एक ये एटम है और एक ये एटम है, इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारे पास रिजल्ट आता है। किस तरह रिजल्ट आता है कि मैं क्या करूँगा कि इन दोनों पॉइंट्स का जो सेंटर है उसको मैं इसके ऊपर रख दूंगा। किस तरह रखूँगा कि ये जो पॉइंट है ये इस तरह आ जाएगा, इसके लिए पहले के लिए। सिमिलरली दूसरे के लिए ये पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा और इसका दूसरा एटम यहाँ पे। सिमिलरली इस पे भी यही, इस पे भी यही रूल अप्लाई किया। सिमिलरली इस पे भी ये, सारों पे ये अप्लाई कर देना है। तो इन दोनों को कंबाइन करने से हमारे पास जो रिजल्टिंग डायग्राम बनी है वो किसकी है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की। यानी ये हमारे पास क्या आ गया है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब ये तो हमारे पास है स्पेस लैटिस, यानी इमेजिनरी जाल है ये। तो ये चीज़ जो है ये हमने कंबाइन जो की डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये फिर क्या चीज़ है, तो ये जो चीज़ है ये आपको बता दूं, ये हमारे पास आ गई है बेसिस।
ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, बेसिस। यानी जब भी हम स्पेस लैटिस को बेसिस के साथ कंबाइन करते हैं तो रिजल्टिंग में जो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और इस लैटिस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, एंड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।